हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप देख रहे हैं हमारा एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th का एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जो कि है इंडियाज फिजिकल एनवायरनमेंट, उसका चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया के स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी की। तो स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी के सारे डिटेल्स को जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। और अगर आपको इससे पहले के वीडियोस देखने हैं दूसरे टॉपिक्स पे, तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं और वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और प्लीज़ आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए और हो सके तो एक कमेंट ज़रूर छोड़िए। इससे हमारा आउटरीच बढ़ेगा। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना। तो आइए सीखते हैं इंडिया का स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, और जो है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी के बारे में। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि ये स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी होता क्या है, किसको स्ट्रक्चर कहते हैं और किसको फिजियोग्राफी कहते हैं। तो ध्यान रहे, जब भी हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें दो चीजों का मिश्रण होता है, मिक्स होता है सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर एसेंशियली हम बोलते हैं जियोलॉजी को, यानी धरती का जो बेस है और धरती के नीचे का जो प्रोसेस है और उसके अंदर जो मटेरियल है, उसकी स्टडी को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। कि स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम कौन से साइंस को पढ़ेंगे, जियोलॉजी को पढ़ेंगे। लेकिन वहीं पे फिजियोग्राफी जब बोलते हैं तो उसको हम सरफेस के ऊपर कैसा सरफेस है वो देखते हैं। कहीं पहाड़ है, कहीं पे प्लेट्यू है, प्लेन्स है। तो दैट इज बेसिकली फिजियोग्राफी। तो स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी में जियोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको आप फिजिकल ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, दोनों को पढ़ना है हमें। अब जियोमॉर्फोलॉजी ज्योग्राफी का पार्ट है और जियोलॉजी जो है वो आपको अलग साइंस में आता है। अगर आप देखेंगे काफी डिविजन्स हैं, लेकिन इस चैप्टर में दोनों इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा समझने के लिए। अब बात करते हैं यहां पे कि क्या दिया गया है टेक्स्ट में। तो आप देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ से ही इसको शुरू किया गया है कि 4.6 बिलियन यानी 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड तो हमारा अर्थ है अप्रोक्सीमेटली। और उसमें बहुत सारे फिजियोग्राफिक चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते रहे हैं, राइट। तो इसमें आप देखेंगे दो फोर्सेस का नाम दिया गया है, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ऐसे फोर्सेस जो धरती के नीचे से लगते हैं, धरती के अंदर के फोर्सेस हैं, उनको एंडोजेनिक कहते हैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और एक्सो का मतलब होता है जो एक्सटर्नली सरफेस के ऊपर से लगते हैं, तो वो हो गए एक्सटर्नल। तो इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब इन फोर्सेस से ही क्या बनता है, ये जो बीच का सरफेस है, ये कितना हाइट अचेन करेगा, कितना लो रहेगा, कितना डीप रहेगा, कैसा फिजियोग्राफी होगा, ये इन दोनों फोर्सेस के ही खेल के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर नीचे वाले फोर्सेस जीतेंगे, ऊपर की तरफ पुश करेंगे मटेरियल, तो माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर वहीं इरोजन ज्यादा डोमिनेट करेगा तो माउंटेन डिग्रेड कर जाएगा, प्लेन्स की तरफ चला जाएगा, राइट। तो इसीलिए इन दोनों फोर्सेस को ध्यान से आप समझ लीजिए, और इसी की वजह से आप देखेंगे कि धरती जैसी दिखती है वैसी है, राइट। अब बात करते हैं कि यहां दिया गया है कि प्लेट टेक्टोनिक्स आप ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स में हम बेसिकली क्या देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स के जो डायमेंशंस हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब मूव करते हैं तो कुछ एक दूसरे के तरफ मूव करते हैं, राइट, तो उनको कन्वर्जेंस कहते हैं। अलग मूव करते हैं तो डाइवर्जेंस, और साइड वाइज करते हैं तो आप देखेंगे वहां पे हम लोग साइड वाइज फोर्सेस की बात करते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड प्लेट बाउंड्री कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्म्ड प्लेट बाउंड्रीज जो है वो बहुत कम है, ज्यादातर आप देखेंगे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं, और वहां पे वैसे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में खास करके कन्वर्जेंस यानी दो प्लेट का मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा दो प्लेट का, तो एक तरफ से ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और एक तरफ इंडियन प्लेट है, या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, या इंडो यूरोपियन प्लेट हम जिसको बोलते हैं, या यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। तो एक तरफ यूरेशियन प्लेट है और एक तरफ आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, दोनों मिला तो बीच में ये पूरा पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन है। अब ये फॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स इसी से मिलता है हमें, जो कि हम देख रहे हैं इसमें, राइट। तो यही बात यहां पे कहा गया है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो फॉर्मेशन है वो प्लेट टेक्टोनिक्स, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के आधार पे ही आपको समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि क्या है फर्दर, कि यहां पे इट इज प्राइमरली थ्रू द इंटरप्ले ऑफ दीज एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस lateral movements of plates happen,
और जिसकी वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। यही बात लिखी गई है जो मैंने अभी आपको समझाया। अब बात करते हैं, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जियोलॉजिकल डिविजन्स। अब ये ध्यान रखिए कि ये जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, राइट। जियोलॉजी एक सेपरेट साइंस है, बट ये इंफॉर्मेशन क्योंकि जुड़ा हुआ है, हमारा ज्योग्राफी जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी है, इसके लिए थोड़ा जियोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है, राइट। तो 3 ब्रॉडर जियोलॉजिकल डिविजन्स क्या है इंडिया का? तो एक है हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक, जो आपका पेनिनसुलर इंडिया आप देखते हैं मैप्स पे, वो है। फिर है हिमालयन रीजन और उसके साथ थोड़े से और माउंटेन्स। और मेन एक और डिवीजन है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, राइट। तो ये जो इंडिया का जो सबसे बड़ा प्लेन एरिया है वो भी एक मेजर जियोलॉजिकल डिवीजन है, राइट, ये ध्यान रहे। तो ये तीनों मेजर डिविजन्स हैं और तीनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको बड़ा यूनिक बनाता है, राइट। तो इसको समझिए। पेनिनसुलर ब्लॉक अगर आप देखेंगे, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू जिसमें मेजर डेक्कन प्लेट्यू जिसका मेजर पार्ट है, तो इसका नदर्न बाउंड्री अगर आप देखेंगे तो वो रन ऑफ कच्छ और वेस्टर्न फ्लैंक अरावली के रिज के नियर दिल्ली तक जाता है। और आप देखेंगे फर्दर अगर पैरेलल टू यमुना और गंगा राजमहल हिल्स चलता है। अब यहां पे फर्दर आप देखिए कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू जो मेघालय में है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप देखेंगे वहां तक उसका एक्सटेंशन जाता है। ऐसे ही वेस्ट में राजस्थान में एक्सटेंशन जाता है। तो रफली अगर मैं आपको मैप ऑफ इंडिया पे बताऊंगा तो आप इसको ज्यादा समझ पाएंगे। और मैप ऑफ इंडिया जो है वो यहां दिया गया है। मतलब पेनिनसुलर इंडिया की बात, पेनिनसुलर प्लेटू रीजन की बात अगर करें तो रफली एक ऐसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है आपका, ये रफली है पेनिनसुलर ब्लॉक, राइट। इसी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है वहां पे टेक्सचुअल वेज में, तो इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना डिस्क्रिप्शन से काम नहीं चलेगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे जो मटेरियल है डिपॉजिटेड इन डिफरेंट वेज, और बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, बहुत सारे फोल्ड्स हैं, जिससे आपको पता लगता है कि कैसा स्ट्रक्चर है और कैसे बना होगा। तो देखेंगे आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे मालदा फॉल्ट है, राइट। मालदा एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, मालदा आम भी फेमस है अगर आप देखेंगे, राइट। सो इन वेस्ट बंगाल और छोटा नागपुर प्लेट्यू, राइट। तो आप देखेंगे ये सारे मिनरल बेल्ट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट छोटा नागपुर प्लेट्यू में, सारे के सारे हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वहां पे लोकेटेड हैं, राइट। और ये एक तरफ हो गया। फर्दर आप देखिए पेनिनसुला जो आप देखेंगे इसमें कौन से रॉक स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, यही है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। यानी जियोलॉजी में रॉक्स पढ़ते हैं, मिनरल्स पढ़ते हैं। तो देखिए नीसिक रॉक है और ग्रेनाइट है, राइट। तो नीस और ग्रेनाइट ये दोनों जो है वो किस तरह का रॉक है? तो सबसे पहले समझिए ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक है। और जब वो मेटामॉर्फोज होगा तो नीसिक रॉक बनेगा। यानी ज्यादातर इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स है, क्योंकि ये हार्ड रॉक्स हैं, वोल्केनिक ओरिजिन के रॉक्स हैं, राइट। ये सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं है गाइस, राइट। तो ये केम्ब्रियन पीरियड से लगभग लगभग 540 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 500 550 मिलियन साल पहले के ये पेनिनसुला ब्लॉक के जो हैं ये क्रिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं। और ये धीरे धीरे आप देखेंगे इसके फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन से ही सारे स्ट्रक्चर आज आपको जैसा दिखता है वो इसी से बना हुआ है, राइट। तो ये बहुत ही पुराना ब्लॉक है, वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रेटॉन्स में से आता है ये, राइट। और एज अ पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आप देखेंगे इट इज सब्जेक्टेड टू वर्टिकल मूवमेंट्स एज वेल एज फॉल्टिंग। तो देखेंगे आप यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट ऑफ प्लेट, वर्टिकल अप एंड डाउन, एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट साइडवेज, राइट। ये दोनों मूवमेंट की वजह से आपको यहाँ पे बहुत सारा फॉल्टिंग मिलेगा। तो फॉल्ट्स जो होते हैं जब आप देखेंगे तो वो जनरली स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और उस लाइन को अगर कोई रिवर ऑक्यूपाई करेगा तो उसका कोर्स स्ट्रेट हो जाता है। तो आप देखेंगे रिफ्ट वैली कहते हैं स्ट्रेट लाइन वाले वैलीज को। और हमारे यहाँ कौन से रिवर हैं जो रिफ्ट वैलीज में चलती हैं? नर्मदा, तापी, महानदी, सतपुरा। इनके कुछ पोर्शंस आप देखेंगे पूरे स्ट्रेट दिखेंगे आपको, स्ट्रेट चैनल्स, बिकॉज वो रिफ्ट वैली को ऑक्यूपाई करके चल रहे हैं। आप इंडिया के मैप पे देख सकते हैं अभी। और the peninsula mostly consists of relict and residual mountains as well। अब relict माउंटेन क्या है? जिसमें अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, नो ऑब्जर्वेबल मूवमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि कोई ऑब्जर्वेबल मूवमेंट नहीं है उसके अंदर, कोई चेंज नहीं हो रहा, वो पुराना खत्म हो चुका है। और इसी का दूसरा पार्ट है रेजिड्यू, जो बचा खुचा है, जो डिग्रेड कर चुका है इरोजन के बाद, जो थोड़ा बहुत बच गया है। तो आप ऐसे में एग्जाम्पल देखिए, अरावली इसका रिलिक्ट है, राइट। नल्लामाला हिल्स, जवदी हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स, पलकोंडा हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स, ये सब आप क्या करेंगे मैप के ऊपर एटलस खोल के देखिए और लोकेट करिए। ऐसे सिर्फ टेक्स्ट में नहीं समझ में आएगा आपको कि ये लोकेटेड कहाँ है। ये सारे हिल्स जो हैं एग्जाम्पल हैं इसके,
राइट। तो हमारे रेजिडुअल हिल्स कह लीजिए और रिलिक्ट माउंटेन्स में अरावली जाता है। अब बात करते हैं ये जो रिवर वैली है, ये क्या है यहाँ पे, शैलो है। इनका ग्रेडियंट बहुत कम है, यानी एंगल ऑफ स्लोप को हम बोलते हैं ग्रेडियंट। राइट। और शैलोनेस का मतलब कि पानी का जो डेप्थ है वो बहुत कम है। राइट। तो ये चीज यहाँ पे एक लाइन में दे दिया गया है, लेकिन इससे सवाल पूछ देते हैं एक सिंगल सिंगल लाइन से। इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी को ना लाइन बाय लाइन पढ़िए। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर इंडिया में, जो कि बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन करता है, वो आप देखेंगे सारा का सारा रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में ज्वाइन करता है, तो डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। अब डेल्टा क्या है, तो डेल्टा है डिपोजिशनल फीचर, यानी जो मटेरियल लेके नदी आ रही है वो लास्ट में जब छोड़ती है तो डेल्टा बनाती है। जैसे आप देखेंगे सबसे फेमस तो सुंदरबन है ही, उसके अलावा महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सबके इंपॉर्टेंट डेल्टाज हैं। राइट। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी मैप के ऊपर भी देखनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे मेजर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की, वो है हिमालय एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स। तो हिमालय हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आता है। क्यों? क्योंकि ये फोर्सेस जो आपने पढ़े, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यानी फोल्डिंग, फॉल्टिंग, थ्रस्टिंग, ये सब आपको देखने को मिलता है। जैसे ये एक गॉर्ज दिया गया है, गॉर्ज एक ऑलमोस्ट जो है वो डीप वैली होता है, उसको हम गॉर्ज कहते हैं। राइट। तो ये जो डीप वैलीज क्रिएटेड हैं रिवर के द्वारा, ये क्या बताता है कि एक तरफ लैंड मास अपवर्ड मूव कर रहा था, तो एक तरफ नदी उसको काट रही थी, इससे ये गॉर्ज क्रिएट हुआ। राइट। और ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये ध्यान रहे कि कुछ लैंड फॉर्म्स लाइक गॉर्ज, वी शेप वैली, रैपिड, वाटरफॉल, ये सब बताता है कि अभी हमारा हिमालयन रीजन जो है वो यूथ स्टेज में है। राइट। तो यूथ स्टेज में रिवर बहुत तेजी से स्लोप को ऑक्युपाई करके नीचे की तरफ काटती हुई उतरती है। तो वर्टिकल कटिंग बहुत ज्यादा तेजी से होता है, लैटरल कटिंग कम होता है, यानी साइड में इरोजन कम करेगी। राइट। नीचे कटिंग ज्यादा करेगी, तो वैलीज थोड़े नैरो होते हैं। राइट। और तेजी से उतरते हैं तो कहीं पे वाटरफॉल बनता है, रैपिड बनता है, और वी शेप वैली बनता है, नदी जो क्रिएट करता है यहाँ पे। राइट। ये आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन एरिया, जो कि है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल डिवीजन है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा सिविलाइजेशन एंड कल्चर को सपोर्ट करने वाला एरिया है हमारा। राइट। ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बेस का सेंटर है, कल्चरल सेंटर रहा है। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बड़ा जरूरी है, इजंट इट? तो आप देखिए यहाँ पे कि ये जियो सिंक्लाइनल डिप्रेशन हुआ करता था एक समय पे। तो डिप्रेशन कुछ ऐसा रहा होगा, इधर मान लीजिए ऑस्ट्रेलियन प्लेट था और इधर मान लीजिए यूरोपियन प्लेट था। यहां पे दोनों प्लेट्स के टूटने से मटेरियल डिपॉजिट हुआ करता था, इसी को जियो सिंक्लाइन कहते हैं। तो दोनों ने जब प्रेशर डाला तो ये सिंक्लाइन से क्या हुआ, फोल्ड होना शुरू हुआ और माउंटेन्स बनना शुरू हो गया। तो इसी को जियो सिंक्लाइनल थियरी भी कहते हैं, जो कोबर ने दिया था 1921 में, इसको आप याद रख सकते हैं। राइट। कोबर जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन जियोलॉजिस्ट थे। तो हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन का अगर आप देखेंगे 64 मिलियन ईयर्स अगो टाइम अगर हम बताएं, उसी के साथ साथ फर्दर सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हिमालय से जो निकले, तो उन्होंने प्लेन्स को बनाना शुरू कर दिया। और यही से हमारा प्लेन का क्रिएशन शुरू होता है, हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर। और यहाँ एलुवियल डिपॉजिट्स, जो एलुवियल सिल्ट मटेरियल है, उसका डिपॉजिट्स आप देखेंगे 1000 से 2000 मीटर तक आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हमारा ये जो डेप्थ है 2000 मीटर तक का, तो उसके नीचे क्या होगा, ओब्वियसली रॉक स्ट्रक्चर होगा। राइट। तो यहाँ पे मिनरल्स भी मिलते हैं कुछ एरियाज में, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे ये प्लेन एरिया सपोर्ट करता है हमारा मेजर एग्रीकल्चर को, सेटलमेंट्स को। राइट। अब बात करते हैं कि ये जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये पढ़ने से हमें क्या मिला। ये मिला कि इंडिया का जो डाइवर्स लैंडस्केप आप देखते हैं, उसका बेसिस ये स्ट्रक्चर ही है। इसीलिए स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी आपस में जुड़ा हुआ है। अगर आप स्ट्रक्चर को नहीं जानेंगे तो उसके ऊपर की जो फिजियोग्राफी है उसको आप सिर्फ अधूरा ही जान पाएंगे। तो अब दिया गया है कि रिलीफ एंड फिजियोग्राफी इंडिया हैज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस। राइट। जिससे इसका एक सब कॉन्टिनेंटल वैल्यू मिलता है। अब बात करते हैं फिजियोग्राफी की। तो फिजियोग्राफी क्या है, सरफेस के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिंपल वन लाइन में। तो सरफेस ऐसा है, इसके ऊपर ऐसे है, या अप है, डाउन है, दिस इज कॉल्ड फिजियोग्राफी इन सिंपल लैंग्वेज। तो इसको आप देखिए कि फिजियोग्राफी क्या है, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज यानी टाइम, इन तीन चीजों का एक रिजल्ट है।
राइट, ऐसा कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि इंडिया जो है यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर फिजियोग्राफी क्यों है। क्योंकि हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर है, प्रोसेसेस है, और टाइम इतना सारा बीत चुका है, तो इस पे बहुत सारे डायमेंशंस और भी चीजों के लैंडस्केप के डेवलप हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास माउंटेन रेंज है, वैली है, गॉर्जेस है, पीक्स हैं, पासेस हैं, इतनी सारी चीजें हैं, प्लेट्यूज है, आप देखेंगे स्कार्प्स है, बहुत सारी चीजें यहाँ दी गई हैं। तो अब बात होता है कि फिर तो इसको पढ़ने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां आता है कि हमको ये वेरिएशंस को इतना डिटेल में पढ़ने के लिए पहले सॉर्ट करना पड़ेगा। तो क्लासिफाई किया गया है इनटू फिजियोग्राफिक डिविजन्स। कौन कौन से फिजियोग्राफिक डिविजन्स इंडिया के? तो नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स, और फर्दर आप देखिए यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। अब यहाँ जो मैप दिया गया है इंडिया का फिजिकल, इसको भी आप अच्छे से पढ़िए, तभी आपको ये फीड होगा दिमाग में कि मैं जब बात कर रहा हूं टेक्स्ट में तो वो कहाँ है, कौन सी चीज। राइट, अब पामिर नॉट यहाँ पे है, कुनलुन माउंटेन्स है, हिंदू कुश है, फिर काराकोरम रेंज है, फिर लद्दाख रेंज है, फिर जांस्कर रेंज है, फिर आप देखेंगे पीर पंजाल रेंज है। तो ये पैरेलल रेंजेस आपको जो दिख रहे हैं नॉर्थ से साउथ जो हम आए, ये कई बार क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि बताओ इसमें से कौन सा सीक्वेंस सही है। तो अगर आप मैप पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। राइट, ऐसे ही आप देखिए तिब्बत से सैंगपो रिवर, जिसको आप बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, ये नामचा बरुआ को क्रॉस नहीं करता, यहाँ से ऐसे कट करके ये वाले एरियाज में आप देखेंगे ऐसे करके फ्लो करता है। यहीं आप देखिए यमुना, गंगा का ओरिजिन आप देखिए, इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन से हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन से हैं। आप ऐसे करके ये फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छे से समझ सकते हैं। ऑल दो ड्रेनेज में हम पढ़ेंगे रिवर को अलग से, बट आप देखेंगे कि ये जो हमारा माउंटेन सिस्टम है, पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है, आइलैंड्स तक, कितना डाइवर्सिटी है। यही चीज के लिए हमको ये सब पढ़ना होता है। तो अब वन बाय वन हम देखते हैं कि नर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन में क्या दिया गया है यहाँ पे। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे हिमालय जो है वो एक सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज है, जैसा कि आपको मैंने दिखा दिया मैप के अंदर। और ओरिएंटेशन जनरली आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, यानी अगर मैं ऐसे बताऊं ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो ओरिएंटेशन क्या है? नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, यानी ऐसे है ओरिएंटेड हिमालय। राइट, यानी थ्रस्ट ऐसे लगा, इधर से ऐसे लगा, तो बीच में हिमालय कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में फॉर्म हुआ। राइट, तो ये जनरली आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, यानी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है हिमालय का। वहीं अगर आप देखेंगे हिमालय में आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, दार्जिलिंग सिक्किम इधर जाएंगे, तो ईस्ट वार्ड डायरेक्शन है, वो फिर ऐसे नहीं होके वो ऐसे हो जाता है टुवर्ड्स ईस्ट। राइट, ऐसे ही आप नागालैंड मणिपुर में देखिए, मिजोरम में देखिए, उनका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, यानी नॉर्थ से चल के साउथ की तरफ आ रहा है। राइट, तो ऐसे ही डायरेक्शंस अलग अलग हैं। और यहाँ पे द ग्रेट हिमालयन रेंज, जिसको हम सेंट्रल एक्सियल रेंज कहते हैं, ये 2500 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट चलता है, और 160 टू 400 किलोमीटर इसकी ऑलमोस्ट वेरिएशंस है चौड़ाई की। तो ये यहाँ पे डेटा दिया गया है, इसको आप मैप पे देखिए, समझिए। राइट, अब बात करते हैं कि हिमालय का इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। तो आप बेसिक पहला चीज जो नजर आता है वो है कि एक फिजिकल बैरियर है, हमारा नेचुरल बाउंड्री है। राइट, तो नेचुरल बाउंड्री क्या है? एक तो कि हमारा कोल्ड जो विंड्स आता है नॉर्थ से, उसको उससे हमें बचाता है सदियों से। प्लस जितने भी आक्रमणकारी हुए उनको एक टफनेस मिलता था, प्रॉब्लम होती थी इंडिया पे अटैक करने के लिए नॉर्थ साइड से, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। तो हमारा कल्चर और सिविलाइजेशन बड़े अच्छे से हिमालय की गोद में फ्लोरिश किया है, ऐसा आप मान सकते हैं। राइट, तो ये चीज है कि नेचुरल बाउंड्री की तरह, फिजिकल बैरियर की तरह, हमारा प्रोटेक्टर की तरह है। प्लस हिमालय हमारा वाटर टावर है, सारा पानी हमारा पीने का सोर्स है। राइट, हमारे लिए फाइन सेडिमेंट्स का सोर्स है, हमारे एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है। तो हिमालय हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है वो हमारे लिए पूरा फ्लोरिश करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बातों को आप आंसर राइटिंग में यूज कीजिएगा। और नदर्न प्लेन्स में आ जाइए, तो ऑब्वियसली इसी से निकला हुआ ये प्लेन एरिया जो आपका है 3200 किलोमीटर आप देखेंगे, राइट, ईस्ट से वेस्ट। और इसकी चौड़ाई कहीं 150 किलोमीटर तो कहीं 300 किलोमीटर तक वेरी करती है। इसमें अलूवियम डिपॉजिट्स हैं, और डिपॉजिट्स के नाम देखिए, भाबर, तेराई, खादर, बांगर। तो आप एक फॉर्मूला रख सकते हैं, BTB के, भाबर, तेराई, बांगर, खादर। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले भाबर बेल्ट है, जिसमें थोड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, पत्थर होते हैं। फिर तेराई बेल्ट है, जो फुट हिल्स से आप नीचे आएंगे तो वो वाला एरिया, राइट, जैसे जिम कॉर्बेट है और बाकी एरियाज हैं जहाँ पे बड़े सारे हमारे नेशनल पार्क्स हैं। और फिर आता है बांगर, जो पुराना डिपोजिशन है, ओल्ड एलुवियम। और खादर है जो एकदम नया नया डिपोजिशन है। तो BTB के फॉर्मूला है, इसको अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं।
और तराई बेल्ट के इधर बांगर खादर, ये सब इसमें मार्क किया गया है, आप देख सकते हैं एज यूजुअल। अब बात करते हैं कि जो हमारा नदी है, इसमें भी आप देखेंगे बड़े सारे डिपोजिशनल फीचर हैं, सैंड बार, मियांडर्स, ऑक्सबो लेक, ब्रेडेड चैनल, ये सारे के सारे फीचर्स आपको देखने को नदियों में मिलते हैं। ऑक्सबो लेक है जब नदी अपना कोर्स चेंज कर रही होती है, राइट, तो नए कोर्स में जब शिफ्ट होती है तो क्या होता है, वो पुराना कोर्स जो है वो वैसे रह जाता है ऑक्सबो शेप में। तो ये ऑक्सबो शेप ऐसा रह जाता है कुछ, राइट। अब सैंड बार्स की बात कर रहे हैं तो नदी के बीच में आप देखेंगे डिपोजिशन सैंड बार्स, और यही अगर बहुत बड़े स्तर पे हो जाए डिपोजिशन नदी के बीच में, तो आपको आइलैंड्स तक देखने को मिलता है, जिसको हम लोग रिवराइन आइलैंड कहते हैं। आप देखेंगे ब्रह्मपुत्रा के बीच में रिवराइन आइलैंड कितने सारे हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, माजुली नाम है उसका, आप देखेंगे, राइट। द फेमस भूपेन हजारिका हमारे माजुली से ही थे। और फर्दर आप देखेंगे लार्ज डेल्टाज क्रिएशन, यानी सुंदरबंस में डेल्टा क्रिएट हो रहा है, वो सारा मटेरियल जो नदी ला रहा है हिमालय से वो डिपॉजिट करता है, राइट। अब बात करते हैं हरियाणा एंड दिल्ली जो है वो एक वाटर डिवाइड क्रिएट करता है, किसके बीच में, इंडस और गंगा सिस्टम के बीच में। आप देखेंगे इधर की नदियां इधर जा रही हैं, इधर की नदियां सारी इधर जा रही हैं, तो ये जो बीच में है आपका देखेंगे लाइन, दिस इज कॉल्ड वाटर डिवाइड, राइट। तो ये वाटर डिवाइड क्लियरली आपको दिखेगा यहाँ पे कि इंडस सिस्टम और गंगा सिस्टम को सेपरेट करता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए धुबरी एक जगह है जहां पे आप बांग्लादेश में एंटर करता है, यहाँ पे आपका ब्रह्मपुत्र। और ये प्लेन एरिया हमारे कितने सारे क्रॉप्स को सपोर्ट करता है, इजंट इट, एग्रीकल्चर को। तो वीट, राइस, शुगर केन, जूट, बाले से लेके सारा चीज आप देखेंगे इस पे डिपेंडेंट है। इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन पॉपुलेशन के लिए खाना हमें प्लेन से मिल रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है फिजियोग्राफी, राइट। पेनिनसुलर प्लेटू की बात करते हैं, तो जैसा हमने पीछे देखा पेनिनसुलर रीजन में जो प्लेटू एरिया है, तो दिल्ली रिज है आपका नॉर्थ वेस्ट में, उसका अरावली का एक्सटेंशन, राजमहल हिल्स ईस्ट में, गिर रेंज है वेस्ट वेस्ट में, और कार्डमम हिल्स अगर आप देखेंगे जो साउथ में है, ये इसका मान लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपने डिसाइड कर लिया, क्लियर कट। और कुछ एक्सटेंशंस हैं जो अलग हो चुके हैं, जैसे शिलोंग का जो प्लेटू है, मेघालयन प्लेटू, राइट, आप कार्बी एंगलोंग प्लेटू है, ये सब थोड़े से क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं, लेकिन ये उसी का एक्सटेंशन है, उसी का पार्ट है। और कुछ पैटलैंड है जिसको आप टेबल लैंड बोलते हैं, ऐसा कुछ, राइट, पैटलैंड प्लेट्यूज। तो ये टेबल लैंड पैटलैंड प्लेट्यू जो है उसके नेम्स देखिए, हजारीबाग प्लेट्यू अगर आपने सुना हो वो बड़ा फेमस है, उसके अलावा पलामू है, रांची है, मालवा है। तो रांची एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर है, राइट, अर्लियर बिहार में था, अभी ये झारखंड का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, राइट। अब देखेंगे आप मालवा प्लेट्यू, कोयम्बटूर प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, ये सारे पैटलैंड्स हैं, राइट, ये छोटे छोटे टुकड़े जैसे हैं, ऐसे टेबल शेप के। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट। और जनरल एलिवेशन अगर आप इंडिया में देखेंगे ना, ये आपका प्लेटू तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या है, आप देखेंगे इसका एक झुकाव है, यानी वेस्ट थोड़ा सा ऊपर है, ईस्ट थोड़ा नीचे है। तो ज्यादातर नदियां जो है वो ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट, ये आपको देखने को कॉमनली मिलता है, राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट ब्लॉक माउंटेन्स भी हैं हमारे पास। तो ब्लॉक माउंटेन्स कौन से माउंटेन है, जो फॉल्ट से बने हैं, फोल्ड से नहीं बने हैं। फोल्ड से वो बनते हैं जो कन्वर्जेंस से बनते हैं, जैसे हिमालय। अब अगर ये टूट के बने हैं, कोई एक ब्लॉक ऊपर चला गया एक ब्लॉक नीचे, तो वो ऐसे टेबल शेप माउंटेन, ऐसे ब्लॉक शेप में दिखता है। ये ब्लॉक माउंटेन्स अगर आप देखेंगे आपको दिखेगा विंध्याचल एंड सतपुराज वाले एरिया में, राइट। तो ब्लॉक माउंटेन, रिफ्ट वैली, स्पर, रॉकी सरफेस, राइट, वहां पे डाइक्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि एक वोल्केनिक फीचर है। तो सिल्स एंड डाइक स्ट्रक्चर मिलता है आपको, राइट। ये सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा अगर आप मध्य प्रदेश में ट्रैवल कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ एरियाज में ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ इंडिया जहां पे आपको देखने को मिलता है, राइट। तो ये इन्हीं से बना हुआ है। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे पेनिनसुलर प्लेटू में, तो भीमा फॉल्ट जो है उसका स्पेशल मेंशन किया गया है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सेस्मिक एक्टिविटीज की वजह से, राइट। और यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स रिलीफ फीचर भी है, जैसे रवाइन है, चंबल वाला एरिया, गॉर्जेस है जो कि नदी के डिपोजिशन से ही बना है, नदी ने अपना कोर्स छोड़ दिया तो वो रेवाइंस जो है वो रह गए, जिसको बीहड़ कहते हैं, राइट, बैड लैंड टोपोग्राफी कहते हैं जिसको। तो चंबल के रवाइंस, भिंड मुरैना वाले एरिया में काफी अच्छा एग्जाम्पल है जो कि एक डाइवर्सिटी देता है इंडिया को। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर है। अब बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू को अगर तीन पार्ट में डिवाइड करें, तो डेक्कन है, सेंट्रल हाईलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग डिवीजन है कि डेक्कन प्लेट्यू जिसको बोलते हैं, दक्कन का पहाड़, ये वेस्टर्न घाट्स है इसके वेस्ट में, ईस्टर्न घाट्स है ईस्ट में, सतपुरा, मैकल और महादेव है नॉर्थ में। तो ये एक तरीके से ना तीनों तरफ से गार्डेड है ऐसे करके, इस बीच में ये पड़ता है, राइट। और इसमें आप देखिए वेस्टर्न घाट्स का लोकल नेम्स आप देखिए तो सह्याद्री है महाराष्ट्र में, नीलगिरी है कर्नाटका में, राइट, एंड तमिलनाडु में अनामलाई हिल्स है, कार्डमम हिल्स है केरला में। तो ये सब नेम्स जो है आप मैप पे देखिए, आपको क्लियर कट एटलस पे मार्क करना चाहिए, राइट। अब देखिए इसके एलिवेशन।
तो 1500 मीटर है, और इसका हाइट बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट हाईएस्ट पीक 2695 है, राइट, वेस्टर्न घाट्स में अनाईमुड़ी का। तो अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक है कहाँ का, पेनिनसुलर प्लेट्यू का। और आप फर्दर देखेंगे अनामिला हिल्स जो है वेस्टर्न घाट्स में, उसमें डोडा बेटा जो आता है वो नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है 2637, राइट। तो ये दोनों पीक्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट पीक है। अब ईस्टर्न घाट में देखेंगे तो थोड़े लो से हिल्स हैं, राइट, वहां पे हाइट थोड़ी कम है और डिसकंटिन्यूअस है, वो एक कंटिन्यूएशन में नहीं है, टूटे हुए हैं, बीच में गैप्स है जिसको नदियों से आप देखेंगे बाइफर्केटेड है, जैसे महानदी गोदावरी कृष्णा इन गैप्स में चलती हैं, राइट। तो आप देखेंगे कावेरी महानदी गोदावरी कृष्णा ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इनके साथ हिल्स कौन से हैं, तो जावली पलकोंडा नल्लमाला महेंद्रगिरी, राइट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका जिक्र कल्चरल ज्योग्राफी में भी होता है, सिविलाइजेशन में भी होता है, एम्पायर्स में भी होता है, तो हिस्ट्री में भी आप देखेंगे इन हिल्स का, यहाँ पे कौन से किंगडम्स रहे, कैसे काम हुआ, राइट। सेंट्रल हाईलैंड्स पे आइए तो सतपुरा रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, स्कार्पमेंट जहाँ पे है प्लेटू का 600 to 900 मीटर है। और यहाँ पे आप देखेंगे डेक्कन प्लेटू का नदर्न मोस्ट बाउंड्री है, और क्लासिक एग्जाम्पल है रिलिक्ट माउंटेन का ये, राइट, जो कि अब इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलता, तो ये रिलिक्ट हो चुका है, हाईली डेन्यूडेड है, राइट, यानी इरोजन डिपोजिशन ये चीजें बहुत चली हुई हैं इस पे। और जैसलमेर तक एक्सटेंशन है इसका, आप देखेंगे अगर वहां पे फिर डेजर्टिक कंडीशन हो जाता है। और इन इसमें ज्यादातर मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलेंगे आपको, जैसे मार्बल, राइट, जबलपुर में भेड़ा घाट वाला एरिया में मार्बल माइंस बड़े फेमस हैं, राइट, स्लेट नीस ये सारे के सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे। फिर सेंट्रल हाईलैंड्स में फर्दर देखेंगे 700 to 1000 मीटर अबव मीन सी लेवल, और इसका जो स्लोप है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में है। तो उस तरफ को नदियां चली जाती है, जैसे सोन रिवर देखेंगे वो कैमूर प्लेटू के उस तरफ जाती है। ऐसे ही बनस जो है आप देखेंगे वो एक ट्रिब्यूटरी है चंबल का, राइट, जो अरावली में ओरिजिन करता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ दे दिए गए हैं। अब ये जो टेक्सचुअल एनालिसिस मैं कर रहा हूँ ये अधूरा होगा अगर आप साथ में मैप नहीं रखेंगे, राइट। तो इसमें तो मैप दिया गया है, ये मैप आप देख सकते हैं इंडिया का यहाँ पे, इसमें सब बातें कही गई हैं। आप देखिए ये सतपुरा रेंज है, ये विंध्या रेंज है, बीच में नर्मदा है रिफ्ट वैली में फ्लो करता हुआ, राइट, ये कायमुर हिल्स है, ये बागेलखंड रीजन है, रामगढ़ हिल्स है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ से सोन इस तरफ को जाता है, राइट। और आप देखिए नर्मदा इस तरफ को जाती है, अमरकंटक प्लेट्यू जो है यहाँ पे, महानदी इस तरफ को जाती है। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि मैप पे जरूर इसको देखिए, ये बातें जो टेक्स्ट में लिखी गई है, अदरवाइज आप इसको समझ नहीं पाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं तो यहाँ मेघालय प्लेट्यू जो सबसे बड़ा फेमस है राजमहल हिल्स के अलावा, तो मेघालय एंड कार्बी एंगलोंग सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें आप देखेंगे गारो खासी जैंतिया हिल्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये वहाँ के लोकल ट्राइब्स के नाम पे है, राइट। तो मेघालयन प्लेटू बहुत रिच प्लेटू है इन टर्म्स ऑफ कोल आयरन, राइट। आप देखेंगे फर्दर सिलिमेनाइट है, लाइमस्टोन है, यूरेनियम है, ये सब वहाँ मिलता है। उसके अलावा मेघालयन केव्स जो है मावलू केव्स और कुछ वाटरफॉल ये बड़े फेमस हैं, राइट। मैक्सिमम रेनफॉल वाला एरिया है क्योंकि मानसून सीधा जाके वहां हिट करता है, अगर आपको याद हो कि यहाँ मेघालयन प्लेटू है और ये मानसून विंड्स जो है ये सीधा यहाँ पे जाके हिट करता है, तो सबसे ज्यादा बारिश यहाँ चेरापूंजी मौसिनराम में होता है। तो ये चीज यहाँ दिया गया है, तो ओब्वियसली बहुत इरोडेड स्ट्रक्चर होगा वहाँ। और इंडियन डेजर्ट में आ जाइए तो थार डेजर्ट जो हमारा फेमस है, यहाँ पे बारकन्स जो है क्रिसेंट शेप ड्यून्स ये मिलेंगे, मरुस्थली कहते हैं। और इनका फॉर्मेशन जो है वो मेसोजोइक एरा में हुआ। अब इसको समझने के लिए आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखना चाहिए। तो दिया है एनसीईआरटी ने एक लाइन में, लेकिन यहाँ जियोलॉजिकल टाइम स्केल नहीं दिया है। तो मेसोजोइक एरा अगर आप देखेंगे, जिसको हम मिडिल एरा कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, राइट। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे फॉर्मेशंस हैं और फॉसिल्स जो मिले हैं, वुड फॉसिल्स एट अकाल और मरीन डिपॉजिट्स अराउंड ब्रह्मसार जैसलमेर के पास, इससे पता चलता है कि ये 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। यानी आज जो आप थार डेजर्ट देख रहे हैं किसी समय वो समंदर के अंदर था, राइट, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे दी गई हैं। अब फिजिकल वेदरिंग के बारे में बताया गया है, तो मशरूम रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, शिफ्टिंग ड्यून्स है वहां पे। और ओरिएंटेशन के आधार पे आप देखेंगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नदर्न पार्ट स्लोपिंग टुवर्ड्स सिंध, और सदर्न पार्ट जो है वो रन ऑफ कच्छ की तरफ। और यहाँ एक रिवर है, एफिमेरल स्ट्रीम है, देखेंगे आप लूनी रिवर कहते हैं। एफिमेरल का मतलब सिर्फ सीजनल है, हमेशा पानी नहीं रहता थ्रू आउट द ईयर, राइट। और वाटर डेफिशिएंट रीजन है, डेजर्ट है, तो आपको समझ में आता है, बेसिक है, राइट। यहाँ पे कुछ प्लाया लेक्स मिलेंगे आपको, जहाँ पे आप सॉल्ट डिपोजिशंस देखेंगे, सॉल्ट की खेती भी होती है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं सॉल्ट बनाते हैं लोग यहाँ पे। अब फर्दर है कोस्टल प्लेन्स। अब ये इंपॉर्टेंट फिजिकल डिवीजन है फिजियोग्राफी का, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इंडिया का आप देखेंगे तो ज्यादा इमर्जेंट है, ऊपर है हाइट में, राइट। और सिटी ऑफ द्वारका एक समय पे था,
राइट, अभी न्यूज में भी था, द्वारका पीछे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया था। तो इसीलिए द्वारका जो है वहां पे आप देखेंगे कि वो नीचे सबमर्ज हो गया, एक समय पे था ऊपर क्योंकि सी लेवल राइज हुआ। और बिकॉज ऑफ सबमर्जेंस अभी भी एक नैरो बेल्ट जो है आपका शैलो वाटर जोन है, जहां पे आप बेस क्रिएट करते हैं अपने पोर्ट्स और हार्बर के लिए। तो कांडला, मजगांव, नवा शेवा जो है, मारमागांव, मैंगलोर, कोचीन, ये सब वेस्टर्न घाट्स पे है। वेस्टर्न घाट बहुत फेमस है टूरिज्म के लिए, बीचेस के लिए, कोस्ट आपका बहुत अच्छा है, उस हिसाब से बेस मिला हुआ है उसको, इसके पीछे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। राइट, और ऐसे ही देखेंगे कच्छ और कत्यावर कोस्ट है गुजरात में, कोंकण है महाराष्ट्र में, गोवन कोस्ट, मालाबार कोस्ट कर्नाटका में, एंड केरला रेस्पेक्टिवली। ये सब जो है बड़े इंटरेस्टिंग डिविजन्स हैं आपके। राइट, और इसमें क्या है, टूरिज्म बड़ा फेमस है, और बैक वाटर्स जो आप बोलते हैं जिसको कयाल्स बोलते हैं, ये बहुत फेमस है। राइट, तो ये सब चीजें हैं। आप कुछ अट्रैक्शन टूरिस्ट के लिए है यहाँ पे, जैसे नेहरू ट्रॉफी का बात किया गया है, बोट रेसिंग बड़ा फेमस है, पुनमद कयाल है केरला में, वेम्बनाड है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है जिसको आप देख सकते हैं, लोग टूरिस्ट होके जाते हैं वहाँ पे। तो ये सब थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए भी चीजें हैं। राइट, और यहाँ इमरजेंट कोस्ट कहा गया है इसको क्योंकि ब्रॉड है। राइट, तो ये देखेंगे कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की मुकाबले में अलग है, यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज्यादा बड़ा है, और एग्जाम्पल है इमर्जेंट कोस्ट का। राइट, और वेस्टर्न जो है वो सबमर्जेंट कोस्ट है, यानी उसका कुछ पोर्शन नीचे डूबा हुआ है। ये आपने देखा, गौर किया? तो इसीलिए वो बेस प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं बे ऑफ बंगाल में, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब का डेल्टा आपको देखने को मिलता है ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंड करता है 500 किलोमीटर तक, यानी शेल्फ एरिया, स्लोप एरिया और प्लेन एरिया। तो शेल्फ जो है वो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, पोर्ट्स के लिए बड़ा अच्छा होता है। राइट, सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं उसके ऊपर, जानवर मिलते हैं बहुत सारे, आप उसमें फ्लोरा फौना का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो शेल्फ एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, माइनिंग भी होती है आजकल शेल्फ के ऊपर, देखेंगे। और सुनामी इसी कोस्ट पे ज्यादा इफेक्ट हुआ था, जब आप देखेंगे 2004 में, तो ये भी बताया गया है। और लास्ट में दिया गया है आइलैंड्स, तो लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। तो करीब 572 आइलैंड्स एंड आइलेट्स हैं हमारे पास। और ज्यादातर आप देखेंगे 6 डिग्री नॉर्थ, 14 डिग्री नॉर्थ के बीच में है, यानी ऑलमोस्ट इक्वेटर से बड़ा करीब में है। और टू प्रिंसिपल ग्रुप आप देखेंगे, रिचीज आर्चिपेलागो एंड लैब्रिंथ आइलैंड, ये आप देखेंगे यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार में, तो आप देखेंगे इसको 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री लैटिट्यूड उसको सेपरेट करता है। यहाँ पे एक वोल्केनिक आइलैंड भी है जिसको बैरन आइलैंड कहते हैं, ये इकलौता एक्टिव वोल्केनो है इंडिया के पास, आप देखेंगे। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स के नाम दिए गए हैं, जैसे सैडल पीक जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है अंडमान में, नॉर्थ अंडमान वाले आइलैंड में है, 738। फिर आप देखिए माउंट डियावोलो है मिड अंडमान में, राइट, मिडिल अंडमान में 515 मीटर। कोयोब है सदर्न अंडमान में, 460 मीटर्स है। और ट्विलर है जो आपका ग्रेट निकोबार, 642 मीटर्स। तो ये कुछ है जहाँ पे एमसीक्यूज बन जाते हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो थोड़ा आप मार्क कर सकते हैं। अब अरेबियन सी की तरफ आएंगे तो लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, और आइलैंड्स का लोकेशन आप देखिए तो 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर केरला से आप देखेंगे इसका डिस्टेंस है। और 36 आइलैंड्स है जिसमें से 11 आइलैंड इनहैबिटेड है। मिनिकॉय लार्जेस्ट आइलैंड है जिसका एरिया 453 स्क्वायर किलोमीटर है। और यही ब्रॉडली आप देखेंगे 10 डिग्री चैनल है, यहाँ भी डिवाइड करता है। तो नॉर्थ 10 डिग्री चैनल का क्या है, अमीनी आइलैंड है, और साउथ क्या है, कन्नौर आइलैंड है। तो आइलैंड्स जो है इस आर्चिपेलागो में बहुत सारा है, और यहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं, फेमस है। इसको टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए आजकल बहुत चर्चे में है लक्षद्वीप। राइट, तो इसके लिए आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देके पढ़ सकते हैं, हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारा डिस्कशन समझ आया होगा। लेकिन क्योंकि ये एनसीईआरटी को मैं टेक्स्ट के थ्रू, किताब के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, तो आप एटलस को जरूर देखिएगा। मैप्स अगर आपका अच्छा होगा तो स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी के अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप उसको और अच्छे से कर पाएंगे। तो छोटा छोटा मैप बना के आप साथ साथ बता सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करिए, एंड ऑल द बेस्ट विशेस। मिलते हैं अगले वीडियो में।